नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं शशांक आपके लिए 1 एंड 2 जुलाई के द हिंदू, डाउन टू अर्थ और इंडियन एक्सप्रेस के करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। सो गाइज, आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर फर्स्ट टॉपिक इज पेन पिंटर प्राइज। पेन पिंटर प्राइज के बारे में हम पढ़ेंगे। ये आपका जीएस पेपर 1 में आ जाएगा, विच इज इंडियन सोसाइटी हिस्ट्री, ठीक है, और वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। नाउ पेन पिंटर प्राइज, ये प्राइज है किस लिए, पहले हम ये चीज देखते हैं। ये एक मेमोरी में दिया जाता है किसके, इंग्लिश राइटर के जो थे हैरोल्ड पिंटर, ठीक है। और जो ये पिंटर प्राइज है ना, ये बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो कि दिया जाता है हर एक राइटर को। ये प्राइज राइटर्स के लिए है बेसिकली, ठीक है। जो लोग लिखते हैं, पोएट्स हो गए, नॉवलिस्ट हो गए, उनके लिए ये बेसिकली यहां पर ये अवार्ड होता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, विच रिफ्लेक्ट्स अ फर्स्ट इंटेलेक्चुअल डिटर्मिनेशन, मतलब कि अपने फील्ड में कुछ बेहतरीन काम उन्होंने किया हो। लिटरेचर बैकग्राउंड में, नॉवल में उन्होंने कुछ अपना एक इंटेलेक्चुअल कुछ थीसिस लिखी हो, उनको ये पिंटर प्राइज दिया जाता है। और ये स्टैब्लिश कब हुआ था, ये 2009 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। ये जो अवार्ड देने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, ये 2009 से चली आ रही प्रक्रिया है। और the previous winners of the Pen Pinter Prize include Noef Qureshi 2010, Salman Rushdie 2014, and Lyman Sisse 2019. So these are some of the few prize winners of Pen Pinter Prize, ठीक है। अभी अभी रिसेंटली में माइकल रोजन को 2023 का पेन पिंटर प्राइज दिया गया है फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द पोएट एंड इन अ चिल्ड्रंस राइटर थीम। ही इज अ चिल्ड्रंस राइटर, वो बच्चों की जो कहानी है उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है, और ये एक पोएट भी हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है कंसेप्ट, 2023 का प्राइज किसको मिला, ही इज माइकल रोजन। माइकल रोजन को 2023 का प्राइज दिया गया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट। लेट्स सी, आगे देखते हैं। नाउ दिस इज रिलेटेड टू योर जीएस पेपर 3 which is science and tech, also environment। देखते हैं इसके बारे में क्या है। यहां पे कुछ स्कीम्स दी हुई हैं गाइस, ठीक है। यहां पे कुछ आपको स्कीम्स दी हुई हैं, देखते हैं। जैसे कि पीएम प्रणाम स्कीम, ये किस लिए है देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड एम्यूलरेशन ऑफ मदर अर्थ, ठीक है। ये फुल फॉर्म है इसका ऑब्जेक्टिव की बात करूं, ये 2023 और 24 के बजट में अनाउंस किया गया था। और ये लॉन्च कहां कहां होगा, ये सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में एज अ इंसेंटिव यहां पे लॉन्च की जाने की बात की जा रही है। यहां पे ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स की बात की जा रही है, ठीक है। जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, उनके जगह पे हम क्या लेकर आए ताकि जो क्रॉप की प्रोडक्शन हो वो और अच्छी हो सके, वहां पे ये स्कीम के बारे में बात की जा रही है। अगला देखते हैं MDA विच इज मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम। इसमें क्या है, ये बेसिकली आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए है, फॉर योर ऑर्गेनिक फार्मिंग।
जो मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम है, ये बेसिकली आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए यहां पे रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और अगर बात करूं नेक्स्ट स्कीम की, सो इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फर कोटेड यूरिया, जिसको यूरिया गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है, इसको यूरिया गोल्ड भी कहते हैं इस चीज को, ठीक है। क्या होता है ना कि सल्फर के ऊपर जो यूरिया होता है, ठीक है, यूरिया के ऊपर सल्फर की कोटिंग की जाती है, ठीक है, उस वजह से इसको कहते हैं यूरिया गोल्ड, ठीक है। ये क्यों होता है? ताकि जो क्रॉप में जो सल्फर की डेफिशिएंसी है, ठीक है, जो सल्फर की जो डेफिशिएंसी है उस चीज को पूरा करने के लिए यहां पे यूरिया के ऊपर सल्फर की कोटिंग की जाती है, और इसी के चलते जो क्रॉप्स हैं वो बेटर तरीके से ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, विच इज PMKSKs, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स की सहायता करने के लिए, उनके कन्वीनियंस के लिए फार्म इनपुट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन। मतलब कि जितने भी फार्म प्रोड्यूस्ड, जितने भी फार्मिंग में जितने भी इनपुट्स लग रहे हैं, ठीक है, उनके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन विच इज प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रास, PMKSKs, ठीक है। चाहे वो इरिगेशन हो जाए, चाहे वो यूरिया हो जाए, चाहे वो कोई भी हो जाए, ऐसा चीज जो कि क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्पफुल हो, वो सब का सब यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका GS पेपर 3 में आ जाएगा, इस इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है हमारी शॉर्ट लिव्ड हैलोजेंस से। ये आपका GS पेपर 3 से रिलेटेड है, इसको आप लोग साइंस एंड टेक में लिख सकते हैं, GS 3 साइंस एंड टेक। अब देखते हैं कि इसमें क्या है। सो शॉर्ट लिव्ड हैलोजेंस होते क्या हैं, तो पहले हम ये देखते हैं। सो शॉर्ट लिव्ड हैलोजेंस उनको बोलते हैं जैसे कि क्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं दैट हैव अ रिलेटिवली शॉर्ट लाइफ स्पैन इन द एटमॉस्फेयर। ऐसी गैसेस जो कि बहुत ज्यादा, या फिर ऐसे एलिमेंट्स जो कि बहुत ज्यादा कम टाइम के लिए एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं और जिनकी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है, उनको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट लिव्ड हैलोजेंस। इतना क्लियर है? ये जो टिपिकली होते हैं ये 6 मंथ्स तक का इनका लाइफ स्पैन होता है। मतलब कि 6 मंथ्स के अंदर कोई भी अगर हैलोजन अगर वो वहां पे रह जाता है 6 मंथ्स तक, सो उसको बोलेंगे हम लोग इट्स अ शॉर्ट लिव्ड हैलोजन, ठीक है। और मैं अगर बात करूं इन हैलोजेंस के बारे में, सो हैलोजेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कूलिंग एंड वार्मिंग ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है, क्लियर है। अब न्यू स्टडी ये कह रही है कि जो ओशियंस है, ओशियन भी, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है गाइस, ओशियन भी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं इन कूलिंग द प्लैनेट बाय रिलीजिंग अ शॉर्ट लिव्ड हैलोजेंस इंक्लूडिंग क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसका मतलब कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो ओशियंस हैं, ओशियंस भी अपने अंदर से हैलोजेंस को प्रोड्यूस करती हैं, और वो हैलोजेंस रिस्पॉन्सिबल हैं इन कूलिंग द प्लैनेट अर्थ, ठीक है। एंड दीज हैलोजेंस इंक्लूड्स क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, क्लियर। और ये जो हैलोजेंस हैं ये कम से कम 8 to 10% ऑफ कूलिंग करते हैं इन द अर्थ, ठीक है। and a figure projected to increase to 18 to 31% by 2100. So 2100 जब आएगा, ठीक है, उस समय क्या होगा कि 18 to 31% तक की प्रोजेक्शन की जा रही है कि इस साल में इतना हैलोजन यहां पे रिलीज होगा और इतनी कूलिंग यहां पे अर्थ की होगी। सो जहां पे ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है वहां पे कूलिंग की भी बात होनी चाहिए। सो ग्लोबल वार्मिंग जहां पे अर्थ का
हीटिंग होता है, विच इज एक्सेसिव हीटिंग, ठीक है, एक्सेसिव हीटिंग ऑफ अर्थ, हीटिंग ऑफ अर्थ, ठीक है। और एक जगह है हैलोजेंस विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कूलिंग द अर्थ टेम्परेचर। क्लियर? आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल एंटीबायोटिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट है ये एक्चुअली एक स्कीम है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जीएस पेपर 3 में आएगा, विच है साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक, ठीक है। अब हम इस स्कीम के बारे में पढ़ते हैं। ये स्कीम बेसिकली बाय ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा दी गई है, ठीक है। और ये बिजनेस इंप्रूवमेंट एंड स्टैंडर्ड्स कंपनी है, और इसी के साथ साथ AMR इंडस्ट्री अलायंस, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कोलिशंस है, विच प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये टर्म क्या है? देखिए, कोई भी मेडिसिन अगर बनती है तो वो इस प्रकार से बनती है ताकि बैक्टीरिया या चलिए कोई भी पैथोजन के अगेंस्ट वो काम कर सके। नाउ द टाइम हैज बीन चेंज्ड, टाइम हैज बीन चेंज्ड एज एन जो पैथोजेंस हैं उन्होंने अपने आप को इस प्रकार से, मैं कहूंगा कि रेजिस्टिव बना लिया है कि वो मेडिसिन के प्रभाव में नहीं आ पा रहे हैं। सो वहां पे क्या है कि और स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ मेडिसिन की रिक्वायरमेंट हो जाती है, और वहीं पे कहते हैं कि किसी भी बैक्टीरिया का एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाला फेज मीट हो गया है, ठीक है। क्लियर है? सो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कि पैथोजन जो है वो मेडिसिन्स के असर में नहीं आते हैं, दे आर ऑफ नो यूज, ठीक है। सो उसी चीज को देखते हुए रिस्पॉन्सिबल एंटीबायोटिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेट स्कीम को इनिशिएट करने की बात की जा रही है इन इंडिया टू प्रोमोट रिस्पॉन्सिबल एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरिंग फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, ठीक है। और अगर देखा जाए इसका मेन एम क्या होगा? इसका मेन एम होगा टू एड्रेस एनवायरमेंटल कंसर्न्स रिलेटेड टू antimicrobial resistance, which is AMR, by limiting the release of antibiotic residuals into waterways through industrial waste. Clear? आगे देखते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है सी लायंस एंड एल्गे ब्लूम। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है GS3 से रिलेटेड। दिस विल रिलेट टू योर GS पेपर 3 साइंस एंड टेक। देखते हैं क्या है। सो सी लायंस की बात करूं, सी लायंस एक्चुअली और यहां पे एल्गे ब्लूम, यहां पे दोनों का कोरिलेशन है। देखते हैं क्या है। सो सी लायंस आर बेसिकली pinnipeds characterized by external ear flaps, long fore flippers. They have the ability to walk, means they can walk as well. On all fours, short and thick hair and a big chest and belly. ठीक है, सो ये डिस्क्रिप्शन था सी लायंस के बारे में, ठीक है। ये सील्स नहीं है, ये सी लायन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। And their range extends from subarctic to tropical waters of the global ocean in both northern as well as southern hemisphere. मतलब कि ये दोनों हेमिस्फीयर्स में पाए जाते हैं, in your northern hemisphere as well and in southern hemisphere as well, ठीक है। और अगर मैं एल्गे ब्लूम की बात करूं, सो ये टर्म है जो कि यूज किया जाता है जहां पे कि कोई भी वाटर बॉडी है, ठीक है, कोई भी वाटर बॉडी है, अगर वहां पे एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एल्गे हो जाए, मतलब कि देखिए एल्गे होना बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इट एक्ट्स एज अ न्यूट्रिशन टू द
marine system and to the water. However, this excessive algae could be detrimental for the marine organisms. क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा मात्रा में अगर algae यहाँ पे present होंगी, so क्या होगा? It will obstruct the sun rays. और हम जानते हैं कि सन रेज कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मेरीन ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। सो क्या होगा कि अगर एल्गे की वजह से ये पूरा ढक जाएगा रीजन, और अंदर के रीजन्स में जो सी है या कोई भी वाटर बॉडी है, इसके अंदर तक सनरेज नहीं जा पाएंगी। सो इस वजह से डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा, और उससे क्या होगा कि जो मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं दे विल गेट अफेक्टेड। क्लियर? ब्लूम्स कैन प्रोलिफरेट, यहां पे एल्गे ब्लूम्स की बात हो रही है। ब्लूम्स कैन प्रोलिफरेट बिकॉज ऑफ ह्यूमन कॉजेस सच एज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज भी यहां पे एल्गे ब्लूम का बहुत बड़ा रीजन बताया जा रहा है, एंड एक्सेस ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट, मतलब कि जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया उसको पानी में बहा दिया जाता है। सो क्या होगा एट द एंड, जो लेयर, जैसे कि यमुना रिवर पे हमने देखा हो कि दिल्ली में झाग बन जाता है ना बहुत सारा इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी मार्च। सो क्या होता है वो झाग, एक्चुअली इट्स अ एल्गे, वो भी एक एल्गे का फॉर्म है जो कि अनट्रीटेड वेस्ट को दिखाता है, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा है कि जो वेस्ट है वो ट्रीटमेंट के बिना उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। सो यहां पे यही चीज कहा गया है कि एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स ऑफ वेस्ट इफ वॉश्ड आउट इनटू द सी कैन रिजल्ट इन द एल्गे ब्लूम। क्लियर? आगे देखते हैं। रेड टाइड is a red coloration of seawater due to the presence of dinoflagellate gonialax, ठीक है। So this is a name of the algae, ठीक है। ये रेड कलर का क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट, ठीक है। नाउ एल्गे ब्लूम्स के बारे में बात करूं, सो ये कॉज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोटॉक्सिन विच इज कॉल्ड डोमोइक एसिड। सो न्यूरोटॉक्सिन are called domoic acids and result in the death of the fish and other aquatic and marine organisms। बताया था मैंने कि एक तो सनलाइट नहीं रीच कर पा रही है वहां तक जो वाटर बॉडी का नीचे का हिस्सा है। सो इनर वाटर में जो सनलाइट है वो रेज रीच नहीं कर पा रही है, प्लस ये इसी के साथ साथ जो एल्गे ब्लूम्स हैं दे कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ neurotoxin which is very dangerous for marine organisms because it produces domoic acid which is harmful for organisms which live in the water regions। clear? small fish consumes the toxin, ये वाला टॉक्सिन जो है, ठीक है, and pass it to the food chain। मतलब कि एक छोटी फिश अगर इसको कंज्यूम कर ले, so it becomes a cycle as we know that everything is interconnected, ठीक है। so फूड चेन में अगर ये एक बार आ गया, so don't you think कि it will impact humans as well? ऑब्वियसली बात है ना। अगर मान लेते हैं कि छोटी फिशेस यहाँ पे इसको अगर कंज्यूम करना शुरू कर दें, सो क्या होगा ये कि धीरे धीरे करके जितने भी मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं उन ऑर्गेनिजम्स में ये जो टॉक्सिक चीज है विच इज डोमोइक एसिड विच इज न्यूरोटॉक्सिन, इट विल गेट स्प्रेड, okay, and ultimately it will result in the outreach of this food chain and it will ultimately impact the mankind। so ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए और जो भी अनट्रीटेड वेस्ट्स हैं उनको सी में और वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, विदाउट ट्रीटमेंट कभी नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है आपका मैपिंग।
ये आपका जनरल स्टडीज 1 में आ जाएगा, ज्योग्राफी, ओके, ज्योग्राफी देखते हैं। सो मैपिंग मैं वो ही करवाने वाला हूं जो कि न्यूज में आ रही है। सो फिलीपींस अभी न्यूज में है, क्यों? बिकॉज इंडिया एंड फिलीपींस हैव डिस्कस्ड अ पोटेंशियल फॉर एक्सपैंडिंग डिफेंस कॉपरेशन। ठीक है, मैरीटाइम डोमिनेंस में, सॉरी मैरीटाइम डोमेन में जो इंडिया है, इंडिया, what India is doing actually, we are focusing upon the ocean region. Why? Because एक कहावत है, one who will have a dominance upon the oceanic region or in the maritime region, that country will lead the world. क्यों? क्योंकि वी आर लिविंग इन द एरा जहां पे कि कॉन्टिनेंटल डिलेमा बहुत ज्यादा है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ कि कंट्रीज आर ट्राइंग टू फोकस देयर शिफ्ट फ्रॉम कॉन्टिनेंट्स टू द मैरीटाइम डोमेन्स। ठीक है, सो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि इंडिया स्टेप ले टुवर्ड्स इट्स ग्रोथ एंड सागर स्कीम, विच इज SAGAR, मतलब कि सिक्योरिटी ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। क्लियर? और ये क्यों होता है? ताकि इंडो पैसिफिक का जो रीजन है उसको हम लोग सिक्योर कर सके। ठीक है, नाउ ये तो हो गई न्यूज की बात। अब आते हैं मेन मैपिंग पे। ठीक है, या सो ये है आपका मैपिंग। देखते हैं, ये है फिलीपींस। ठीक है, यहां पे ये है फिलीपींस। अब इसका जो आसपास का रीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि इसकी कैपिटल है मनीला। ठीक है, इसके अगर मैं साउथ में जाऊं तो यहाँ पे है सेलेस्टियल सी। ठीक है, इसके राइट में जाऊं तो यहाँ पे है फिलीपीन सी। अगर इसके नॉर्थ में जाएं तो यहाँ पे ताइवान आ जाता है। इसके लेफ्ट साइड में है साउथ चाइना सी, विच इज ए सी क्लेम्ड, which is a sea claimed by China, but it is illegal claim। 9 डैश लाइन वो क्लेम करता है चाइना। ठीक है, यहाँ पे 9 डैश लाइन है, ये क्लेम करता है, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, इट इज एन इलीगल क्लेम। ओके, सो एज पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी, एज पर UN क्लॉज, दिस 9 डैश लाइन इज इलीगल। ठीक है, नाउ यहां पे हो गया आपका साउथ चाइना सी, फिर इस तरफ हो गया ब्रूनेई। ठीक है, सो ये सब कुछ कुछ मैपिंग है, आपको याद रहना चाहिए कि कौन सा लोकेशन कहां पे है। यहां पे आ जाता है स्पार्टली आइलैंड्स। ठीक है, इस डायरेक्शन में, दिस इज योर स्पार्टली आइलैंड्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज सेबी एंड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। ये आपका GS पेपर 3 में आ जाएगा, विच इज इंडियन इकोनॉमी। देखते हैं टॉपिक क्या है। सो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, बेसिकली दीज आर योर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड्स। ऐसा क्यों? बिकॉज इसमें क्या होता है, इसमें कलेक्शन ऑफ कैपिटल की बात की जाती है। मतलब कि बहुत सारे लोग इसमें पूलिंग करते हैं। पूलिंग मतलब कि मान लेते हैं कि अगर 5 लोग हैं, ठीक है, सो पांचों के पांचों यहां पे अपना सम या अपना कैपिटल पूल करते हैं। ठीक है, और यहां पे जो भी अमाउंट आता है दैट विल एक्ट एज एन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। देखते हैं कैसे। सो कलेक्शन ऑफ पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड्स। अब ये जो पूल इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, दे विल एग्रीगेटेड फंड्स गैदर्ड फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स एंड क्रिएट अ जायंट पोर्टफोलियो। ठीक है,
Funds pooled under alternate investment fund are invested in hedge funds. Most important चीज. So AIF में जितने भी कैपिटल इसमें पूल अप होंगे, they all will be termed as hedge funds. Clear? Private equity, venture capital, and other investment types, they do not fall under conventional investment categories like stocks, bonds, and cash. So अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, अगर स्टेटमेंट पूछा जाए कि आर alternate investment fund termed as cash or can they be taken in a form of stock? So no, it is false. Why? Because they are not termed or they do not come under the category of conventional investment. However, they can be taken in a pooling manner. मतलब कि they are invested in hedge funds, in private equities and in venture capitals. ठीक है? और जो alternate investment fund है, this can be formed as a company or limited liability, partnership और trust. इसी के साथ साथ जो alternate investment fund है, they need to adhere the Stock Exchange Board of India rules and regulations. ऐसा नहीं है कि अगर ये चीज ये अगर कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट में नहीं आ रहे हैं, सो दे वोंट बी फॉलिंग अंडर दी सेबी. नहीं, ऐसा नहीं है. Alternate investment fund always falls under the guidelines of SEBI, which is Stock Exchange Board of India. ठीक है? I'm so sorry, it's Security Exchange Board of India. ठीक है? इतना क्लियर है? और अगर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स की बात की जाए, सो दे आर रेगुलेटेड इन द ईयर 2012. क्लियर? सो ये एआईएफ के बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को मालूम होनी चाहिए. ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है. एग्जामिनर्स इसी में से कुछ कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को देंगे. ठीक है? सो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है, सो गिव अ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. And keep on studying, keep on revising. तब तक के लिए जय हिंद and take care.